नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर, साथ ही साथ टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। आज हम इस सत्र में जुड़े हैं क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी पास कर लिया है। जितने भी हमारे प्रशिक्षु, जितने भी साथी हैं, उन्होंने लगभग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पास कर लिया है। सबका पेपर इतना हार्ड नहीं आया था जितना कि ये अपेक्षा किया जाए कि बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे या फिर इस तरीके से। सबका पेपर सामान्य तौर पर अच्छा ही गया होगा, आशा करते हैं। तो अब हम पहला सत्र जो है हम क्वालिफाई कर गए हैं लगभग। तो हम द्वितीय सत्र में अब प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारी कैसे करना है, उसका क्या पाठ्यक्रम है, आज हम आपको समझाएंगे अपने इस चैनल पे। तो अब से हम प्रिपरेशन करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो आपसे ये निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहला वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, जो भी आपको केवल सब्जेक्ट नहीं बताएंगे कि 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको एक एक टॉपिक बताएंगे कि कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से आपके प्रश्न बनते हैं। इस तरीके से सारी चीजें आपको समझाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा ये देखेंगे तो अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अपने अगले सत्र में, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहले तो सब्सक्राइब करो, देन बेल आइकन प्रेस कर दो। उसके बाद हम आगे की जो है बातें आपको बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि टीचिंग स्टडी कैपिटल ये आपके टेट सीटेट की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल है। एंड ये जो हमारा डीएलएड स्टडी कैपिटल है, ये आपके डीएलएड ओरिएंटेड जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे जो भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है आपके समक्ष मैं अगर लेकर आया हूं तो इसमें केवल मैं सब्जेक्ट बताने के लिए नहीं आया हूं कि मैंने आपको बता दिया उसके बाद आगे बढ़ जाऊं। मैं इसमें यह भी बताऊंगा आपको कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ना है और कहां से प्रश्न आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आपको निश्चित तौर पे अच्छा ये वीडियो आपको होगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें, आपके जितने भी प्रश्न, जितने भी टॉपिक आते हैं, सब यहीं से आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका ऑथेंटिक जो पीएनपी का सिलेबस है उससे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले वर्तमान भारतीय समाज होता है आपका पहला पेपर, ठीक है। जैसे आपका बाल विकास था प्रथम सेमेस्टर में, वैसे ही वर्तमान भारतीय समाज है सेकेंड सेमेस्टर में। इसमें क्या पढ़ना है? शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन। अर्वाचीन से मतलब है कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। अर्वाचीन मतलब होता है वर्तमान, ये पर्यायवाची है प्राचीन का, अर्वाचीन, ठीक है। एवं महत्व, पुरानी शिक्षा कैसी थी, अभी कैसी है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। अभी कौन कौन से ऐसे कारक है जो शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करेंगे। अनौपचारिक क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जो हमारा जो पहले चल रहा था कि बैकग्राउंड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं प्रारंभिक शिक्षा का, उसकी ये बात कर रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा किस तरीके की थी, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी और किस तरीके से शिक्षा दिया जाता था, इस पे बात करेंगे। प्राचीन के बाद मध्यकालीन युग की बात करेंगे, जिसमें मुगल कालीन शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए, इन दोनों में क्या फर्क है, इन सारी चीजें पे चर्चा करेंगे। आधुनिक शिक्षा, अभी जो स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात, हम 1947 के पहले और 1947 के बाद अभी तक कैसा शिक्षा चल रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या नई चीजें हैं, क्या क्या हम पुराने ही फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। प्रमुख शैक्षिक विचारधारा एवं विचारक, जैसे आदर्शवाद कौन है, प्रकृतिवाद कौन है, प्रयोजनवाद कौन है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि आदर्शवाद वैलेंटाइन को कहते हैं, मतलब इस तरीके से सारी चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी। अब उस पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। डीएलएड का पाठ्यक्रम ऐसे बनाया गया है ना कि जैसे आपको पहले इंट्रो कराया जाता है विचारकों से, फिर थोड़ा विचारक के बारे में जानेंगे, फिर थोड़ा और जानेंगे, इस तरीके से पूरा हम पढ़ लेंगे धीरे धीरे टुकड़ों में करके। भारतीय विचारक, वो तो पाश्चात्य, और भारतीय विचारक में विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसको हम शिक्षा, जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, इन्हीं की जयंती में बनाते हैं, ठीक है। तो राधाकृष्णन जी को हम पढ़ेंगे इसमें। गीजूभाई बधेका, इनकी पुस्तक है, उस पर प्रश्न आता है, निश्चित रूप से वो प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। इनकी गीजूभाई बधेका की पुस्तकें।
पाश्चात्य विचारक में प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी। ये देखिए मारिया मॉन्टेसरी, आप देखेंगे मॉन्टेसरी स्कूल चलाते हैं लोग, तो इसकी शुरुआत इन्होंने ही किया था, मारिया मॉन्टेसरी। खंड ख, ये खंड क आपका हो गया कंप्लीट। खंड ख में क्या है, शिक्षा और समाज की बात करेंगे। शिक्षा और समाज का अंतः संबंध, जो इंटरनल रिलेशन है शिक्षा और समाज का, कैसे शिक्षा प्रभावित करती है समाज में और क्या इसका रोल रहता है पूरी समाज को सुधारने और बिगाड़ने में शिक्षा का, वो सारी चीजें हम बताएंगे कि अगर आपकी शिक्षा ठीक नहीं होती है तो आप समाज को दूषित कैसे करेंगे, अगर आप शिक्षा अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी जगह से कर रहे हैं, तो आप समाज को कैसे सुधारेंगे, इस पे हम बात करेंगे। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। जैसे मान लीजिए अब आगे बढ़ेंगे, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे जो अभी समाज में चल रहा है, किस तरीके से पढ़ाई जा रही है चीजों को, बहुत सब मिक्सअप चल रहा है। कोई इंग्लिश पढ़ के पास हो जा रहा है, कोई हिंदी पढ़ के, मतलब दोनों चीजें बहुत ऐसा है कि कोई हिंदी पढ़ा है तो हिंदी ही पढ़ा है, कोई इंग्लिश पढ़ा है तो उसको हिंदी नहीं समझ में आती है। बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी चल रही है जो थोड़ा चेंज होना चाहिए। उस पर हम इसमें इस पाठ्यक्रम में आपको समझ में आएगा कि वर्तमान में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या दोष हैं, क्या महत्व है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। सार्वभौमिकरण एक शब्द ये आता है, ये इसलिए आता है, सार्वभौमी मतलब सभी जगह पर शिक्षा उपलब्ध हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे कुछ भी हो, उस तक शिक्षा पहुंचाना हमारा काम है, वहां तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए यह शब्द आता है सार्वभौमिकरण। शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण। अब व्यवसायीकरण से आप तात्पर्य है कि आप देख रहे हो प्राइवेट स्कूलों की फीस जो है वो इतने से इतने पहुंच गई है, मतलब अगर कोई चाहकर भी चाहे कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले, अगर उसका इनकम जो है 20 या 15 के आसपास है तो नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि इतना फीस रख दिया है इन्होंने कि वो मतलब क्या है कि अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो व्यवसायीकरण हो गया। ठीक है। बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक। अब देखोगे कि बहुत सारे बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में लोग बोलते हैं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 21 क्लॉज 1 के तहत अगर देखा जाए तो 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना ही चाहिए। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रम मतलब जो है बचपन से ही वो श्रमिक बन गए हैं, ठीक है, बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनको शिक्षा से दूर कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये सेमेस्टर रहता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो बहुत मजा आएगा आपको। जनसंख्या शिक्षा, मतलब जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ होता है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। ठीक है। फिर जातिवाद, ठीक है, शिक्षा में जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक या पारस्परिक सौहार्द व समरसता। समरसता मतलब सब लोग साथ में, ऐसा ना कि भेदभाव रहे सारी चीजें। वर्तमान आवश्यकता क्या है, इन सब चीजों पे अगर हम कोई चीज पाते हैं तो इसका क्या अभी हमको नीड है, क्या जरूरी है कि हम इस पे क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या चीजें सुधार सकते हैं, इस पे हम अभी बात करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। आज आप देखोगे बहुत सारी चीजें, अभी एक कोई पेड़ लगाएगा 10 फोटो खिंचवा लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका क्या महत्व है, इन फ्यूचर हमको ही काम आएगा, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। आप देखोगे कि अभी जल का जो है परसेंटेज जो शुद्ध जल का है 1 या 2% रह गया है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीकरण, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का। संवेदनशीलता जैसे आप कहते हो ना किसी को कि बहुत नाजुक चीज है, वो संवेदना होता है, संवेदन उसी को बोलते हैं। कि ये बहुत सारी चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें हमको सुधारना होता है। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। जैसे जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, जैसे हम जो संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसे बहुत सारी चीजें अब नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आ गए हैं, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट पेपर जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। अच्छा, शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य।
मतलब मानवीय मूल्य पर शिक्षा का क्या उद्देश्य है और इसका क्या महत्व है और क्या अर्थ है, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, ये सारी चीजें आपको जितनी भी राष्ट्रीय लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शिक्षा का क्या महत्व है, कैसा शिक्षा चल रहा था, अगर आपको निष्कर्षतः बताएं तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम बदलाव कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हम अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम जो है इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यार इतना चीजें हैं कैसे पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो लिखा है ना कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य, ये एक पेज में आपका पढ़ लेंगे इसको, ठीक, खत्म। ऐसा नहीं कि इस पे 4-4, 5-5 पेज, 7-7 पेज एक एक टॉपिक पे पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बस जानकारी आपको लेना है। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। अब लोकतांत्रिक मतलब जो जनता के लिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से हम की दृष्टिकोण से हम कैसे विकास कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। ये तो वर्तमान भारतीय समाज था, ठीक है। अब ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आपका ये जो है, इसका जो है ये सब्जेक्ट का आपका नाम है। इसमें कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु पे हम बात करेंगे। विषय वस्तु मतलब आपका ये पाठ्यक्रम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको शब्द ये भी यूज होता है, पाठ्यक्रम और कहें या सिलेबस कहें, वो सारी चीजें एक ही है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, आपका जो भी पेपर होता है ना, जैसे आप शिक्षण अधिगम सिद्धांत पढ़े होंगे या बाल विकास पढ़े होंगे, तो जो पहला और दूसरा पेपर आपके सभी सेमेस्टर्स में होता है, उसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखिए, अब प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, अभी मैंने बोला ना आपको, उसमें भी ये पढ़ना है, इसमें भी आपको पढ़ना है कि संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां, मतलब ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें क्या क्या चीजें शिक्षा के लिए बताई गई हैं, किसके लिए क्या शिक्षा का प्रावधान है, संवैधानिक रूप से आपको इसमें ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पढ़ना है आपको। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होता है, कुछ चीजें आप इसमें पाओगे, कुछ चीजें इसका उसमें पाओगे, दोनों एकदम संबंधित होते हैं। बच्चों के अधिकार, जो अभी मैं पिछले बात कर रहा था बाल श्रम वाले टॉपिक पे, ये बच्चों के अधिकार की बात यही करता है, ठीक है, ये वाला। बढ़ते हैं आगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 09 RTI 2009, ये आपका यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन RTI 2009 से प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो आपका इससे भी प्रश्न बनेगा। देखिए, निःशुल्क इसमें भी है, बाल शिक्षा उसमें भी है, इसमें भी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आप अगर एक को पढ़ लोगे ना पूरा अच्छे से, तो दूसरे में बहुत सारी चीजें आपकी मैचिंग रहेंगी, तो वो आपका थोड़ा सा हल्का हो जाता है पेपर। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, जैसे कोठारी आयोग पढ़ना है, इसमें आपको बहुत सारे आयोग हैं, 1964 में कोठारी आयोग आया, ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे आयोग 2-4 हैं, वो पढ़ना है, सारी चीजें पढ़ना है। निस्यंदन सिद्धांत कौन लाया था, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। छोटे छोटे जैसे स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, अभी हमने आपको पिछले वाले में भी बताया कि ये आपका जो है दोनों में पढ़ना है, मतलब एक में अगर आप पढ़ लिए तो चीजें सेम रहती हैं, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड मैकाले को आपको पढ़ना है, ठीक है, इनकी शिक्षा नीति क्या थी, वुड का घोषणा पत्र कब आया, इंटर आयोग क्या है, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान। देखिए, मैं कोठारी आयोग की बात कर रहा था, कोठारी आयोग नीचे रखा है अलग से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ये प्रश्न आपका, और यशपाल समिति, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार लगा लीजिए, ये सब से प्रश्न आपके बनेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCF होता है, NCF 2005, इससे भी प्रश्न बनते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है NCF 2005, ठीक है। शिक्षक हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, ठीक है, NCFTE, ठीक है, इसकी बात 2009, ये इंपॉर्टेंट है। CCE भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे करके 2-3 है, आपको मैं बाद में उसके सारी चीजें आपको लाऊंगा एक दिन, जितने भी NCF NCTFE सबका एकदम विवरण बता दूंगा कि क्या क्या चीजें क्या रहती हैं, कब कब कौन सा आया,
किसमें क्या प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनता है, कितना आपको पढ़ना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको पाठ्यक्रम से अवगत करा रहा हूं। अगर मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो आप कम करके देख लीजिएगा, अगर धीरे है तो आप थोड़ा तेज करके देख लीजिएगा। ये मैनेजमेंट आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं चाहता तो आपको सातों सब्जेक्ट केवल नाम बताता और आगे बढ़ जाता, लेकिन आप अभी जो है वर्तमान में देखोगे जो भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनकी स्थिति बहुत मतलब अभी देखोगे, अभी फर्स्ट और इसमें थर्ड का एग्जाम हुआ है, उसमें भी देखिए कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, एसटीएफ ने पकड़ा है, उसमें लीक वगैरह का मामला है। तो अब वो सारी चीजें मैंने आपको पेपर से पहले भी बताया था कि पहले की तरह चीजें नहीं है कि केवल कोई सीरीज से बोल दिया और आप लिख लिए और पास हो गए। अब जो है टीचर अगर बनना है तो आपको एक बढ़िया टीचर बनना होगा, एकदम बेहतर टीचर जो गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि एकदम कहीं से भी आया है, ऐसे नकल करते 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 पास हो गया। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये पढ़ते हो अच्छे से मन लगाकर, तो आपसे सीटेट और यूपी टेट और जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसमें भी आपकी ये चीजें मदद करेंगी। ऐसा नहीं कि डीएलएड तक ये सीमित है। अगर डीएलएड के इसमें आपको रखा गया है पाठ्यक्रम में तो कुछ सोच समझ के रखा गया है, ठीक है। कोई बेवकूफ नहीं होता है जो आपको इतना सारा पढ़ा रहा है 5 तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वही बच्चे जो है आप वही टीचर जो है 6, 7, 8 तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको दी गई हैं वो इसलिए दी गई हैं कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए और आराम से पास होइए एग्जाम को, फिर आप उसी नॉलेज का यूज टेट में, यूपी टेट का चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, फिर सी टेट में आप यूज कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ओबीबी करके आता है ये प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जो भी उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, ये सारी चीजें जो चलाई जाती हैं जो मतलब प्रदेश लेवल पे है, उसकी बात थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, पीमोस्ट का फुल फॉर्म पूछ देता है भैया। देखो अभी मैं बता रहा हूं एग्जाम बहुत दूर है, लेकिन पीमोस्ट का फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, एक दिन में क्या करूंगा ना, आपको पूरा जो है एक दिन जितने भी फुल फॉर्म है और जितने भी योजनाएं हैं वो सारा एक दिन में कवर करा दूंगा और सारा आपका क्लियर हो जाएगा। केवल एक दिन का समय आप हमको दीजिएगा, वो मैं लेकर आऊंगा एक क्लास में, खत्म। बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी, यहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यहां से भी प्रश्न आता है। डीपीईपी का फुल फॉर्म पूछ देता है भैया, देखो पहले ही आपको मैं बता रहा हूं, आप ढिलाई नहीं कीजिएगा। विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ठीक है, ये छोटे बच्चों से संबंधित है। जो बच्चे छोटे हैं और स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके लिए है कि उनको स्कूल के लिए कैसे तैयार किया जाए। संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, NPEGEL, ये पूछ देता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तर पर जो लड़कियों का जो है स्कूलिंग होता है उसके बारे में है। स्कूल चलो अभियान है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना है, ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है। ECCE, ठीक है, ECCE का मैं फुल फॉर्म के लिए क्लास लेकर आऊंगा, आपको परेशान नहीं होना, केवल आप अभी जान लो। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब आया, मध्याह्न भोजन, पोषाहार वितरण, छात्रवृत्ति, जो आप छात्रवृत्ति आज देख रहे हैं कब से आया, क्यों आया, क्या इसका लाभ है, ठीक है। छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, जिसे देखो क्या होता है ना कि पाठ्य पुस्तक जब हम अभी प्राइमरी विद्यालय में आप कभी गए होंगे, क्योंकि अब तो क्रेज, लोग कहते हैं प्राथमिक विद्यालय में कौन पढ़ाएगा, उसमें तो कोई पढ़ाना नहीं चाहता, सब हायर मतलब बड़े बड़े स्कूलों में जिसमें एसी लगा हो, चाहे जिसमें एकदम संगमरमर टाइल्स लगा हो, उसमें भेजना चाहते हैं। आप जाओगे ना तो इसमें बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें फ्री में मिलती हैं, और इनसे ही मिलता जुलता आप बहुत बड़े बड़े स्कूलों में देखेंगे पाठ्यक्रम रखा गया है, लेकिन इन बुक की कोई कीमत नहीं है क्योंकि ये निःशुल्क है, और आप वही 700 में खरीद लोगे ना तो आपको कीमत पता चल जाएगा, तब आप मन लगाकर पढ़ेंगे। ये आपका तृतीय प्रश्न पत्र होता है विज्ञान, ये एकदम सिमिलर ही रहेगा, आपका तृतीय ही रहेगा, चौथे सेमेस्टर तक आपका तृतीय यही रहेगा, केवल पहला दूसरा बदलता जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठे तक सेम रहेगा, सातवां आठवां भी बदलेगा, ठीक है। अब इसमें पृथ्वी और आकाश जो आप पढ़े हो 6, 7, 8 तक जो पढ़े हो वही पूछेगा। मृदा तथा फसलें, कार्य ऊर्जा, सरल मशीनें, जीवों की संरचना, जीवों की क्रियाएं, जीवन की क्रियाएं क्या क्या होती है, श्वसन की क्रिया, वो सारी चीजें, मानव शरीर के अंग कार्य उनका क्या क्या होता है, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग जो होता है,
रासायनिक सूत्र जो जो छोटे स्तर का होता है, अभिक्रिया बहुत कम ही देगा, रासायनिक अभिक्रिया देता है लेकिन ऐसा देगा नहीं जो आपको ना आए, ठीक है, बहुत आराम से। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, अम्ल, क्षार व लवण, कुल मिला के जो आप 8 तक पढ़े हो वही आपको इसमें पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण। अब बढ़ते हैं गणित। गणित में क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा, एलसीएम 3 अंक का, 3 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों की तथा कोष्टकों का सरलीकरण, ठीक है। प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, जो आप 8 तक पढ़े हो ये सारी चीजें वही आपको पढ़ना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाना, संक्रियाएं मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक। योगात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है, तत्समक। समीकरण तथा सर्वसमीका, सर्वसमीका जो देखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आप पढ़े हो ना, उसी को कहते हैं, ठीक है। वो जो छोटा छोटा जो लेवल में आप पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण, एक चर में का हल एवं इस पर। हाँ, अब थोड़ा हम बात कर लेंगे कि हमारी जो ये चैनल है टीचिंग स्टडी कैपिटल और डीएलएड स्टडी कैपिटल, ठीक। टीचिंग स्टडी कैपिटल आपके टेट सीटेट की इंफॉर्मेशन देता है, डीएलएड स्टडी कैपिटल आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, डीएलएड ओरिएंटेड देता है। जैसा कि अभी मैं आपको दे रहा हूं, एक एक सब्जेक्ट का एक एक आपको टॉपिक बता रहा हूं सिलेबस का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं, ठीक है। क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, त्रिभुज, आयत, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता एवं बंटन तथा आंकड़ों का आयत, चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, सर्वांग समता तथा समरूपता, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, ठीक। अब आपका सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब का टाइमिंग, सामंतवाद कालीन भारत में राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुल मिलाकर आपको क्या है, हिस्ट्री में जो जितने भी जैसे मान लीजिए मौर्य हैं, गुप्त हैं और वर्धन वंश है, ये जितने भी वंश और जितने भी साम्राज्य हैं उन सब का डेट, ठीक है, उनमें पहले कौन आया, उनमें सबसे बढ़िया शासक का कौन सा था और उनके पतन के कारण क्या थे, ये आपको पढ़ना होता है। उन्होंने क्या ऐसे काम किए जिनको याद किया जा सकता है, जिन पर कुछ विचार रखा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। बढ़ते हैं, अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन, प्रभाव, तुर्क आक्रमण, जो आक्रमण किया है जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 वाला, ठीक है, ये पूछ देता है प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। महमूद गजनवी, मोहम्मद ये 16 बार लूटा था, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा छोटा छोटा। मोहम्मद गौरी के आक्रमण व उनका प्रभाव, सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, ये गुलाम वंश जितने भी आए हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना कौन किया था ये पूछ देता है। सल्तनत का विघटन, जैसे मंगोल आक्रमण, जैसे मंगोलों का आक्रमण, उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेज खान, सैयद वंश व लोदी वंश, ठीक है। जैसे लोदी वंश में कौन किया था, लोदी वंश का कौन किया था, लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश की स्थापना में कौन किया था, बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है। सल्तनत कालीन उपलब्धियां, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, जैसे किस काल में कौन सा साहित्य को बढ़ावा दिया गया और किस काल में आर्थिक मजबूत थी स्थिति, और सल्तनत कालीन समाज में भक्ति आंदोलन व सूफी मत क्या क्या था, सूफी संत कौन कौन से थे, इस पे हम विचार करेंगे। आगे बढ़ते हैं आपका भूगोल में, वो तो हिस्ट्री था, अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीवन मंडल, जितने भी मंडल हैं उस सब मंडल के बारे में छोटा छोटा इंफॉर्मेशन आपको ले लेना है, किसमें कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे किस मंडल में कौन सी मौसमी घटनाएं होती हैं और किस किस तरीके से हमारा जो है परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, क्यों होता है, ठीक, ये सारी चीजें।
अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सेल के प्रकार, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक और पटल विरूपणी, ये कुछ कुछ आपको शब्द मिलेंगे, लेकिन इससे कोई नाता आपका नहीं होना चाहिए। आपको केवल ऊपर ऊपर से सारी चीजें जानकारी लेनी है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना हमको पूछा है और कितना हमको पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं क्लास भी इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलवाया जाएगा और आप 1 नंबर की पढ़ाई से पास हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको परेशान इस बार बिल्कुल नहीं होना है। बाध्यबल, आच्छादन, अपक्षय, अपर्दन एवं इनसे जो आप देखो, ये अपर्दन की क्रियाएं, अपक्षय क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़े हो। ऐसा नहीं कि आप करिए ये तो नया आ गया क्या है, ये सब आप पढ़ के आए हो, थोड़ा भूल गए हो क्योंकि आप बड़े हो गए हो। अब कोई ग्रेजुएशन किया होगा, कोई बीएड किया होगा, उसके बाद कोई मास्टर करने के बाद कर रहा होगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भूल गए होंगे, ऐसा नहीं कि वो पढ़े नहीं है, तो उसको रिकॉल कर लेना है एक बार। वायुमंडल संगठन एवं संरचना, तापमान, वायुदाब पेटियां, वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवी, कौन कौन सा हवा कब चलता है और उसकी क्या प्रभाव होते हैं, ये जलमंडल, समुद्र व उसकी गतियां, समुद्री धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्र पर प्रभाव, ज्वार भाटा क्या होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। नागरिक शास्त्र की बात करें, सिविक्स की बात करें, तो हमारा संविधान, ये तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए और पढ़े भी होंगे। संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन में कौन कौन सी भूमिका किसका किसका था और इसके चरण क्या क्या थे, कैसे इसको गठित किया गया, कब इसको लागू किया गया, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है, उसमें प्रस्तावना में क्या क्या मुख्य बातें लिखी गई हैं। नागरिकता क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, ये जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया, जैसे ये आयरलैंड से लिया गया है, तो ये पूछ देता है डायरेक्ट फटाक से। अर्थशास्त्र में बात करें तो उपभोक्ता जागरूकता, तो उपभोक्ता की जागरूकता क्या होती है ना, कस्टमर, जैसे हम कहते हैं कि अवेयरनेस की चीजें हैं कि आप जागो ग्राहक जागो, एक ऐड आता था नेशनल में, वो इसी से रिलेटेड है। शोषण के प्रकार क्या होते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होता है, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, महत्व भारतीय कृषि में उत्पादकता किस किस की थी, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि ये कृषि में पूछ देता है आपसे कि हरित क्रांति के जनक, ठीक है, और हरित क्रांति क्यों आई, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इससे क्या क्या लाभ हुआ हमारे देश को और किसने इसको लागू किया, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूछ देता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए आई है ना, हरित क्रांति व इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति कब आई थी, भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है, ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। और औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया। अब आपकी बात करते हैं मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, इसमें क्या है, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों का ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना, परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं एवं स्व अनुभवों पर चर्चा करना है, ठीक है। गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, ठीक है, या बोलना, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। स्वतंत्र में क्या होता है, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होता है पहले, और उसमें भी लिखित एवं मौखिक क्या होता है। स्तरानुसार मतलब लेवल वाइज लेवल, गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, सामाजिक सामसिक पदों की पहचान क्या होती है, सामासिक पद किसको कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी आप क्लास में हो, ये आप पढ़ते आ रहे हो और आपको आगे भी पढ़ना है और आप पढ़ ही रहे हो, तो आपके लिए सारा इजी है। लिंग तथा काल को पहचानना। पाठ्य वस्तु का मौन वाचन, ठीक है, इससे प्रश्न बनता है बड़े बड़े वाले में, 2 नंबर वाले में, उसमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझाना। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, ये सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं। ये आपका 7वां है, 7वां पेपर, जो अंग्रेजी इस बार नया आपको पढ़ना है। आपने संस्कृत पढ़ा, ठीक है, आप कंप्यूटर पढ़े, इस बार आपको अंग्रेजी भी पढ़ना है, ठीक है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है,
ये आपके कैसे कैसे मेथड हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड हम इंग्लिश टीचिंग के लिए अपना सकते हैं, उससे रिलेटेड है। बाइलिंगुअल अप्रोच क्या होता है, इसको किसने लाया, ये पूछता है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या था, और ये राइटिंग के लिए आया था या फिर लिसनिंग के लिए आया था, ये किसके लिए आया था, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, ठीक है, किसके लिए आया था, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, किसके लिए आया था, ये पूछता है। ऑडियो वीडियो मेथड क्या होता है, ये ठीक है। और लर्निंग गेम्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, ये भी ठीक है। सम जनरल ग्रीटिंग्स आपको पढ़ना होता है। इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फाबेट विथ रेलेवेंट नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। अब आप शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल कराई जाती हैं कि आप कैसे पढ़ते थे और आप कैसे पढ़ाएंगे पढ़ने के बाद, इसलिए ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दिया गया है। नंबर नेम 1 to 100, oral practice of simple sentence prescribed for standard 3, 4 and 5, recitation and of nursery rhymes and poem with rhythm, ठीक है। और यहां पे गड़बड़ी है, ठीक है, इंटोनेशंस है। राइटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो आपकी जो छोटे बच्चों को आप राइटिंग प्रैक्टिस का क्या महत्व होता है, पेनमैनशिप क्या होती है, हैंडराइटिंग ठीक करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, वर्ड्स स्पेलिंग को कैसे आप ठीक करोगे, ग्रामर को कैसे पढ़ाओगे, सेंटेंस में काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कैसे पढ़ाएंगे, पंक्चुएशन के क्या मायने होते हैं, इसको हम क्यों यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नाउन, आर्टिकल क्या होता है, कन्वर्सेशनल क्या होता है, इसमें कन्वर्सेशन मतलब बातचीत का क्या महत्व होता है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, ये सारी चीजें जो आप बच्चों को डिलीवर करने वाले हैं वही आपको पढ़ना है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फोनेम, फोनिम्स मतलब आप देखते हो ना एबीसीडी जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती है, कैसे हमको पढ़ना है, सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, हम कैसे कैसे चीजों को बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं बोलते समय, कौन कौन सा ऑर्गन हमारा यूज होता है, उसमें कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अब कंटेंट स्पेसिफिकेशन अगर बात करें तो वाइवा वॉस, ठीक है, इसमें आपको वो सारी चीजें जो आप वर्बल बोलते हो, किसी से बातचीत करते हो, इसके क्या क्या महत्व है, सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्या महत्व है, कैसे देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गिवन पिक्चर, लैंडस्केप, नरेशन, ठीक है, स्टोरी राइटिंग, वोकैबुलरी 750 वर्ड्स, ये सारी चीजें बहुत आपको नहीं है किसी काम की, बस इतना मैं जितना आपको बता रहा हूं कौन कौन से जहां पे आपका प्रश्न बनता है वो चीजें मैं खुद मार्क कर रहा हूं। स्टोरी टीचिंग, स्टेप्स ऑफ स्टोरी टीचिंग, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो वो बहुत छोटा है, तो छोटा है तो आप उसको कैसे समझाएंगे, क्या स्टोरी के माध्यम से पढ़ाना उसको ठीक होगा, और आप उसके लिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ाना होता है। ग्रामर आपको मैंने पहले भी बता दिया, काइंड्स एंड जेंडर, डिटर्मिनर्स ऑफ नाउन, पॉसेसिव्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, इसका क्या क्या यूज होता है, ये कब कब यूज होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोज, डिस्ट्रीब्यूटिव में इच, एवरी, अदर, नाइदर, ये सब यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी, फ्यू, सम, मच, प्रोनाउन क्या होता है और ये हम क्यों पढ़ते हैं। एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजंस, ठीक है, ये वर्ब, यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैसे यूज करते हैं, सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव कैसे बनाते हैं, असर्टिव टू इंटरोगेटिव कैसे पढ़ाते हैं, और ये जितनी चीजें मेंशन है उतनी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, कॉमन एरर कैसे ठीक करते हैं, उसके क्या क्या चीजें हम क्या क्या पहचानना होता है, नाउन एंड नंबर आर्टिकल्स, ठीक है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव डिग्री पढ़ना है, स्पेलिंग्स पढ़ना है, पंक्चुएशन पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है, परसिस्टेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ना है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इसमें आपको कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो। स्पीकिंग सम वर्ड्स वेयर द लेटर्स आर साइलेंट, जैसे वॉक, स्ट्रेट, टॉक, काम, रीडिंग एंड अलाउड पैराग्राफ्स, डायलॉग्स एंड पोएम विथ इंटोनेशनल एंड मॉड्यूलेशन। अब कैसे आप पैराग्राफ को पढ़ोगे, उसमें उतार चढ़ाव जो चीजें होती हैं उसका क्या महत्व होता है, उसको कैसे पढ़ना होता है, और हम जैसे गद्य और पद्य में अंतर पूछ देता है हिंदी में, तो उसमें क्या अंतर होता है गद्य और पद्य में, क्योंकि एक छंदबद्ध होता है, एक छंदमुक्त होता है। उसी तरीके से इंग्लिश भी है, अगर आप पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है, ठीक है।
और लेसन प्लान वगैरह ये आपका जो है ये किसी किसी कॉलेज में बनवाया जाता है और किसी किसी कॉलेज में नहीं बनाया जाता। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड। अगर आप किसी मान लीजिए लेसन प्लान आप बना रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और लेसन प्लान प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और किस तरीके से अच्छा एक लेसन प्लान बनाया जा सकता है, ये हो गया। तो आज ये हम आपको जो बताए हैं जानकारी, आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा अगर आप देखोगे, और ये नहीं कि चलो यार 10 दिन 15 दिन 1 महीने पढ़ के पास तो हो ही जा रहे हैं, बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि डीएलएड तक आपको सीमित नहीं रहना है, आपको आगे बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आपके लिए ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताया उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और बेहतर तरीके से पढ़िए, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी चीजें आप जिसका भी एग्जाम दे उसका यूज यहाँ पर जितनी भी चीजें आप पढ़े हो उसका कर सको। तो टीचिंग स्टडी कैपिटल एंड डीएलएड स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, उसको भी ज्वाइन कीजिए, वहां भी आपको इंफॉर्मेशन और सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहां पर थैंक यू भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो भी आपके मित्र जो है अभी सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, और जिनको संदेह है कि हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे उनसे भी कहिए कि वो भी पास हो जाएंगे, वो भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ही ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।